अब न्यूमेरिकल के बाद वापस टॉपिक पे आते हैं अपन। मैंने आपसे कह रखा है कि एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल का देंगे अपन, है ना, लेकिन बीच बीच में टॉपिक लेना भी जरूरी है। तो सब अब आ जाइए आप, सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये पूछ लेते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे देखें तो जैसा नाम वैसे आपको बोलना है ना। समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो सब आपको ये बात डायरेक्ट टॉपिक से ही दिख जाती। फिजिक्स में ये खूबी है, अक्सर आपको कई टॉपिक से उसके अंदर का कंटेंट पता लग जाएगा। जैसे इसमें साफ दिख रहा है, ये मैंने डिफाइन किया, विद्युत क्षेत्र में ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है समविभव पृष्ठ कहलाती। अब सब इससे संबंधित छोटी छोटी बातों से अपन चलते हैं। पहली बात, समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है ना। प्रूव करके दिखाएं सब। विभवांतर की परिभाषा में अपन ने बोला था W/Q या Q0 जैसा आप चाहो, VB माइनस VA। ये विभव के अंतर यानी विभवांतर की अपन ने परिभाषा के समय सूत्र लिखा था, है ना। अब क्योंकि पृष्ठ समविभव है इसलिए VB बराबर VA बराबर V। हम बात कर रहे हैं ऐसी पृष्ठ की जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। जब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो स्वाभाविक रूप से VB इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू V। रखो सब। इसलिए W/Q0 इज इक्वल टू 0 यानी W इज इक्वल टू 0। यही बात मैंने अभी आपको इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी में बोला कि समविभव पृष्ठ पर आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे विद्युत द्विध्रुव में ये माइनस Q और ये प्लस Q, ये सब मध्य बिंदु अक्ष के लंबवत व मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, इसको हम कहते हैं निरक्ष रेखा। ध्यान से सुनना। और निरक्ष रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, उसे हम कहते हैं विषुवतीय तल। विषुवतीय तल के प्रत्येक बिंदु पर अपनी कैलकुलेशन जो अपन ने की पिछले लेक्चर में, विषुवतीय तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। यानी विषुवतीय तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो इसका मतलब विषुवतीय तल कौन सा पृष्ठ है? विषुवतीय तल समविभव पृष्ठ है। इसीलिए जब मैंने आपको द्विध्रुव पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि विषुवतीय तल के अनुदिश किसी आवेश को द्विध्रुव के समीप लाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। क्यों कहा था? क्योंकि विषुवतीय तल किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? समविभव पृष्ठ की भांति, है ना। तो कहने का मतलब हम, ठीक है, पहले चर्चा में ये बात थी नहीं, लेकिन हमारे सामने कई स्थितियां ऐसी आ चुकी हैं जहां पृष्ठ पर विभव का मान समान था, है ना। तो ऐसी पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगी। ये एक उदाहरण उसका मैंने आपको दिया। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि यही बात अपन ने विभव की परिभाषा के समय भी कहा था कि यदि विभव समान हो तो आवेश विस्थापित होगा ही नहीं।
अपन ने विभव की परिभाषा में कहा था धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश सदैव निम्न से उच्च विभव की ओर गमन करता है। यह क्रिया तब तक जारी है जब तक कि विभव समान न हो जावे, है ना। विभव समान होने के पश्चात आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, तो इसका मतलब फिर कार्य की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात को साहब इसी तर्क से आगे बढ़ाकर अगली बात करते हैं। अगर कार्य शून्य है तो फिर अपन ऐसा समझते हैं कि बल और विस्थापन लंबवत है। बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, तो इसका मतलब हम यह समझ लें कि विद्युत क्षेत्र और विस्थापन परस्पर लंबवत होने चाहिए। जिस पृष्ठ पर विस्थापन करोगे वह पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। किससे पता पड़ रहा है ये? कार्य। तो कार्य का शून्य होना इस बात को दर्शाता है कि समविभव पृष्ठ पर बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होंगे। जिधर बल विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होता है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन किस पर? समविभव पृष्ठ पर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब सब आपसे कोई समविभव पृष्ठ ड्रॉ करवा ले, बनवा ले, तो इस कंसेप्ट से आप समविभव पृष्ठ बना दीजिए कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल या समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए अपन से पूछ लिया बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ। तो देखो आप, ये बिंदु आवेश के लिए ये जितने भी सकेंद्रीय गोले हैं ये सब समविभव पृष्ठ हैं। ये मैंने आवेश क्यों रख दिया। अब आप गोले 1 पर आइए, यानी ए पर आइए। गोले एक ही सतह पर सभी जगह विभव का मान समान है, तो ये सरफेस कौन सी सरफेस कहलाएगी? समविभव पृष्ठ कहलाएगी। अब आ जाइए आप गोले बी पर। आवेश क्योंकि केंद्र पर है, तो गोले बी की पृष्ठ पर विभव का मान समान है, क्योंकि आवेश केंद्र पर आवेश से सरफेस की दूरी समान है, तो सरफेस बी भी समविभव पृष्ठ है। अगर मैं सरफेस सी की बात करूं, यह सरफेस सी, आवेश से सरफेस की दूरी भी समान है, तो सरफेस सी ये भी समविभव पृष्ठ होगी। तो सब अगर आपसे कोई पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कौन है, तो आप सीधे सीधे कहना बिंदु आवेश को केंद्र मानकर निर्मित किए गए सकेंद्रीय गोले की पृष्ठें समविभव पृष्ठ का कार्य करेंगी। ये सभी पृष्ठें क्या है? समविभव पृष्ठें हैं, है ना। आप इस कंसेप्ट से भी बोल सकते थे कि समविभव पृष्ठ व विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं, तो ये सकेंद्रीय वृत्त आपकी इस धारणा को भी सिद्ध करते हैं। ये देखो साहब, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, है ना। अभी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के अनुसार समविभव पृष्ठ और बल रेखाएं सदैव लंबवत होंगी, तो ये देखो साहब, बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ, गोलों की पृष्ठ तो समविभव पृष्ठ है, और बल रेखाएं देखो त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्या और गोले की पृष्ठ ये सदैव 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। तो ये सदैव 90 डिग्री पर होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा साहब कि ये जो सभी पृष्ठें हैं ये बल रेखाओं से 90 डिग्री पर हैं, तो इन सभी पृष्ठों को क्या कहना चाहिए? समविभव पृष्ठ कहना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक
समान विद्युत क्षेत्र, इसमें समविभव पृष्ठ कौन होगी। ठीक है साहब, ये साहब पहले एक दृश्य दिखा दें, ये एक समान विद्युत क्षेत्र का। अब इसमें आपने बताना है समविभव पृष्ठ कौन है। तो साहब कंसेप्ट के अनुसार जो बल रेखाओं से 90 डिग्री पर पृष्ठ होगी उसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो ये तल क्रिएट कर दीजिए। ये सभी तल जो भी मैं बनाने जा रहा हूं या बना रहा हूं, ये सभी तल बल रेखाओं से 90 डिग्री पर हैं, यानी बोर्ड के तल के लंबवत है। ये बोर्ड के तल के लंबवत है, बल रेखा है तो बोर्ड पर है। इसको अगर आप 2D में देखें तो 2D में ऊपर वाले सीन को ऐसे देख लें, ये देखो, ये इस तरह से मैंने ऊपर की पृष्ठें रख रखी है। तो ये एक ही चित्र, ये सभी पृष्ठें कौन सी पृष्ठें? समविभव पृष्ठ। क्लियर साहब? तो साहब सीधी सीधी बात है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट लिया कि अगर कार्य शून्य होता है, इसका मतलब बल और विस्थापन का गुणन शून्य है, यानी बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है। बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, विस्थापन तल पर हो रहा है, तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं तल के लंबवत या समविभव पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए या होती हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसी होगी? एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव ये समतल पृष्ठें काम करेंगी। द्विध्रुव के कारण पूछ ले, आदि इत्यादि, है ना। अब सब तीसरी प्रॉपर्टी है ना, तीसरी प्रॉपर्टी में ये पुरानी प्रॉपर्टी जो आपने विद्युत बल रेखाओं में पढ़ी वो यहां इंपैक्ट ला रही है, उसका यहां प्रभाव आ रहा है। समविभव पृष्ठें कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि समविभव पृष्ठें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके लंबवत बल रेखाएं भी परस्पर एक दूसरे को काटेंगी, जो असंभव है। यह बात हम पहले विद्युत बल रेखाओं के गुण में कर चुके हैं। तो सब बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, तो समविभव पृष्ठें भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो सब समविभव पृष्ठ जैसा टॉपिक का नाम है वैसा इसका डेफिनेशन है। इसके अंदर जो कंटेंट था वो अपन ने सुधारी। इसकी 3 प्रॉपर्टी में समविभव पृष्ठ पर आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। उसी से अपन ने प्रॉपर्टी 2 निकाली कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होता है। और तीसरी जो अपन ने प्रॉपर्टी निकाली वो बल रेखाओं से टेस्ट वाली थी कि साहब समविभव पृष्ठें कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। इस पे क्वेश्चन का एक टेक्निक भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे साहब कोई ट्रिक या ट्रिकी क्वेश्चन इस पे पूछते हैं तो मैं आपको समझाता हूं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये साहब Q1 और Q2, इसको एयर भी लिख दो आप। एयर भी लिखने से ज्यादा अपन कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अपने को फिजिक्स में क्या होता है, कंफ्यूज करना होता है बच्चे को, है ना। तो साहब ये मैंने A और B लिख दिया। अभी आपसे ऐसा कह सकते हैं कि साहब A व B के मध्य यानी Q1 व Q2 के मध्य बल F है। ठीक है, Q1 को स्थिर रखकर Q1 के चारों ओर वृत्ताकार पथ में 5 चक्कर कटाया जावे या 5 चक्कर काटता है तो Q2 के विस्थापन में किया गया कार्य बताइए। तो इसने क्या करा साहब, इसने कहा Q1 को तो रख दो स्थिर और Q2 को R त्रिज्या के 5 चक्कर कटा दिए तो किया गया कार्य बताओ। अब सीधी सीधी बात है, जैसा कि हम अभी पिछले टॉपिक में देख चुके हैं कि वृत्त या गोला आवेश को केंद्र मानकर गोला निर्मित करें तो गोले की पृष्ठ समविभव पृष्ठ का कार्य करेगी। तो सब ये भी तो वही चीज हुई कि आपने इसको इससे रख दिया तो फिर यह
या इसके प्रत्येक बिंदु पर Q1 के कारण विभव क्या होगा, समान होगा। तो स्वाभाविक है ये पृष्ठ कौन सी पृष्ठ हुई, ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ हुई है ना, और ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ हुई। तो स्वाभाविक है इस पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है जो पहले इस पे पूछा गया है। ये सब समविभव पृष्ठ का टॉपिक है ना। अब एक और टॉपिक, ये सब टॉपिक में मेरा ख्याल है विभव के टॉपिक अपन क्लोज करने जा रहे हैं। फिर अपन न्यूमेरिकल की बारी लेंगे, जो मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है कि अपन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लेंगे। तो सब ये एक लास्ट टॉपिक और है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव खत्म होगा। अभी तो इस चैप्टर में खत्म होने में बहुत टाइम है, चैप्टर में तो अभी स्थिति ऊर्जा भी है, धारिता भी है, जो अभी खुले ही नहीं है। तो सब इस चैप्टर का अब अगला टॉपिक आप आ जाइए। अगले टॉपिक में एक मिनट है ना, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए हो गया। चलो इस टॉपिक पे आ जाइए। अब लीजिए आप ई तथा V के मध्य संबंध, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझेंगे आप। E तथा V के मध्य संबंध ये सामान्य संबंध नहीं है, इससे इसको ये पूछने का तरीका भी गलत है। ये ऐसे नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा सिद्ध करो कि E बराबर माइनस ग्रेड V, ये ऐसे पूछेगा, है ना। है तो ये E और V का संबंध। अब जैसे मान लो ये अगर ऐसे पूछ लेता सिंपली E व V के मध्य संबंध, तो भैया E और V के मध्य संबंध तो हम फिर परिभाषा ही लिख देते, विभव और विभवांतर की जो हमने परिभाषा पढ़ी है, या विभव विभवांतर की जो डेफिनेशन पढ़ी है, ये किसमें संबंध है, ये साफ दिखा रहा है आपको कि ये संबंध V और E के बीच में है। तो अगर ये यूं कहता है कि रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो फिर आप इसको बताओ ना, कौन मना करेगा कि ये गलत है। ये वास्तव में V और E के बीच में संबंध है, लेकिन वास्तविकता में ये है, इसे नहीं पूछना चाहता। ये आपसे पूछना चाहता है E बराबर माइनस ग्रेड V। अब देखो सब थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, कोई दम वाली बात नहीं है, एक ही चीज है। E का समाकलन V के बराबर होता है, इसका उल्टा बोलो तो V का अवकलन E के बराबर होगा। तो सब ये जो है ये समाकलन रूप है, और ये जो है वो अवकलन रूप है। एक बार और बोल देता हूं, मैंने यूं कहा चीज तो दोनों एक ही हैं। ये आप कर चुके, विभव की परिभाषा लिख चुके आप। अगर विद्युत क्षेत्र का समाकलन विभव विभवांतर के बराबर है, यानी कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन, बहुत एक्यूरेट है ना। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, विभव के बराबर। अब इसका उल्टा बोलो, समाकलन का जस्ट रिवर्स या उल्टा क्या होता है, अवकलन। तो ई का समाकलन वी के बराबर है, तो वी का अवकलन ई के बराबर है। तो वास्तव में ये जो आप देख रहे हो ये ग्रेड एक चिन्ह है, उस चिन्ह को आप थोड़ा नजरअंदाज करो तो वास्तव में आपको पता पड़ जाएगा आपको जो दिख रहा है या जो आप जो देख रहे हो वह बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं अभी प्रूव करके। ये सब अपन ने आवेश ले लिया या आवेशित पिंड ले लिया, है ना। आवेशित पिंड ले लो, आवेश ले लो, ये सब बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत बेटर लगना चाहिए ये तरीका। ये सब ए से बी मैं किसी आवेश Q0 को विस्थापित करूं। मैंने आपसे कह रखा है Q0 का कोई ठेका नहीं है, आप
क्यू भी ले ले, मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है, ना फिजिक्स को परेशानी, मेरी परेशानी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये मैंने ए और बी अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश को मैं dx से दर्शा देता हूं, है ना। स्वाभाविक है Q0 पॉजिटिव है तो बल तो इस पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा की दिशा में लगेगा, लेकिन आप विस्थापन चाहते हो विद्युत बल के विपरीत दिशा में। तो सब जैसे अपन ने इस चैप्टर को शुरू किया था वह वो की वही बात को आप वापस उसी लेक्चर को देख लो, और आपने उतारा है तो कॉपी में उतारा है तो उसको ऐसा कैसा देख लो, वही बातें मैं बोलने जा रहा हूं, है ना। तो सब परीक्षण आवेश Q0 को अल्पांश या ऐसे भी विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य है ना। तो सब अल्पांश विस्थापन है तो कार्य आप बोलोगे F dr cos 180, साफ दिख रहा है, ये बल इधर है, विस्थापन इधर है। ये जरूर चेक करना कि बिगिनिंग में मैंने वेक्टर फॉर्म दिखाई थी, फिर अभी मैं वेक्टर फॉर्म नहीं दिखा रहा हूं, वो इसलिए कि आपके पास दो आइडियाज हों हर चीज के, तो वो एक आइडिया मैं वहां दे चुका वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो सब अल्प विस्थापन dx में dx लिखना था सब, तो यहां मैं dr की जगह dx कर देता हूं। अल्प विस्थापन dx में Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहां कोई आपको चिन्ह विन्ह पहले से लगाना ही नहीं। cos 180 इज इक्वल टू -1, तो ये सब dw इज इक्वल टू माइनस f dx, क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि f इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q0e, तो सब मैंने बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र कितना अज्यूम कर लिया, E, यही मैंने पहले भी अज्यूम किया था, तो बल का मान रख दो F बराबर QE, रखो सब, है ना। इसलिए ये सब मैंने लिख दिया, कार्य dw माइनस Q0e dx, ये सब मैंने केवल f की वैल्यू पुट कर दी, Q0e dx। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे ये कहा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि विभव, विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा, ये तीन टॉपिक आत्मसात करने पड़ेंगे, इनको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इन तीन टॉपिक को रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। हालांकि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यही बात मैं आपको बार बार अभी भी यही कह रहा हूं कि देखो यहां वापस उसी विभवांतर की परिभाषा की आवश्यकता पड़ने जा रही है। कैसे साहब, देखो dw अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस Q0 तो ले लिया मैंने ना, माइनस E dx, ये चीज बचती है ना। अब ध्यान से समझना बात को, कार्य dw कहां से कहां तक विस्थापन में, किसके विस्थापन में, Q0 के। विभवांतर की परिभाषा बोलो, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को, क्योंकि Q0 का भाग दे दिया मैंने, एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर कहते हैं। तो ऐसे भी विस्थापन में कार्य आपने कितना लिखा है, dw। Q0 के विस्थापन में कार्य dw, तो इकाई विस्थापन में कार्य dw अपॉन Q0, है ना। अब परिभाषा को वापस बोलो, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। तो स्वाभाविक है इन दो बिंदुओं के मध्य कार्य बटा आवेश, ये क्या हो गया, विभव का अंतर। अतः यहां पुट कीजिए उसको इस जगह पर, ठीक है, dw अपॉन ये आ गया dv माइनस e dx, है ना। इसको dx की जगह dr ही कर दें, नहीं तो आगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना।
तो साहब इसको मैं dx की जगह dr ही कर देता हूं। जहां मैंने लिखा है वो फिर आगे की मैं समस्या आपको समझा दूंगा, है ना। कोई खास तो नहीं है, लेकिन वाह उसको कर देते हैं अपन, नहीं तो फिर अपने को बाद में फिर थोड़ी सी समझ में परेशानी होगी। ये dr और इधर भी dr एज इट इज, और यहां भी dr। ये dr क्यों किया है वो आपके सामने ला दिया जाएगा। यहां भी मैं कर देता हूं dr, ठीक है। तो ये सब जगह मैंने dr कर दिया, उससे आप विचलित ना हो। वो अभी अगर मैं नहीं करता तो आप बाद में विचलित हो सकते थे, इसलिए मैंने अभी कर दिया। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन है, मैं तो dx से भी काम चला लूंगा। लेकिन फिर dx क्या हो जाता है, एक्चुअली पर्टिकुलर x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, dy पर्टिकुलर y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, dz पर्टिकुलर dz डायरेक्शन या z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मैंने dx को हटाया कि अगर dx लिखता हूं मैं तो आप पूरे कंसंट्रेट किसकी तरफ हो जाएंगे, x डायरेक्शन की तरफ। ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा बिंदु तो त्रिविम में कहीं भी हो सकता है, मेरा बिंदु तो आकाश में है, आकाश में मतलब स्पेस में है, तो मेरा बिंदु किसी एक्सिस पर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जरूरी तो नहीं था कि मेरा बिंदु मैं किसी अक्ष पे लूं। तो जब अपन व्यापक रूप में डेरिवेशन करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि हम बिंदु किसी एक्सिस पे लें, उसको स्पेस पे लेंगे। तो मैंने बिंदु को स्पेस में करने के लिए ये जो इसमें एक्स आ रहा था सब जगह, वो एक्स को मैंने हटा दिया। तो इससे ये भी अच्छा रहा कि आपको विशेष रूप से पता पड़ गया कि एक्स होता तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होती। चलो अब देखो, इसलिए E बराबर माइनस dv dr, मैं आपसे यही कह रहा था ना, है ना। अब सब अगले पृष्ठ पे, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया है ना, टोटल समझ में आ जानी चाहिए बात जो भी आपके सामने। इसी से स्टार्ट किया था चैप्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी से स्टार्ट किया तो इसी से एंड भी हो रहा ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट चैप्टर, है ना। अब सब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, या E बराबर माइनस dv dr r कैप, है ना। ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दी। मैं एक बार वापस आपको पीछे पन्ने पे ले जाता हूं, है ना, ताकि आपको उस पन्ने से समझ में आ जाए बात। ये देखो, इसकी मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी तो इधर वेक्टर लगा, उधर आर कैप लिख दिया। अब मैं आपको वापस इसी पे लाऊंगा, पहले आगे चलूं। अब इसी चीज को एक ग्रेडियंट क्यों लिखता है, छोटा सा परिचय। अब छोटे से परिचय में पढ़े आप प्रवणता, हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रेडियंट, और हम इसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ग्रेड, और इसका सिंबल क्या है, ये। छोटा सा आपको डेफिनेशन सुनना है, कोई डिटेल में नहीं जाना है। किसे कहते हैं साहब ये, तो सीधी सी बात है, सदिश क्षेत्र में, विद्युत सदिश क्षेत्र है, अदिश राशि का विभव अदिश राशि है, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन अर्थात अवकलन उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाता है। यानी ये जो चिन्ह है ना, ये क्या दर्शाता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, है ना। ये चिन्ह जो प्रवणता का चिन्ह है, ये है अदिश राशि का, अदिश राशि तो भी मैंने बोली नहीं, इससे वहां ब्लैंक छोड़ दिया। अदिश राशि का दूरी के सापेक्ष अवकलन, दोबारा बोल देता हूं, सदिश क्षेत्र में, विद्युत सदिश क्षेत्र, अदिश राशि का विभव अदिश राशि, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन अर्थात अवकलन उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाता है। इसका चिन्ह ये है, ये मैंने दिखा दिया अदिश राशि का, इसका मतलब है आई कैप डेल डेल एक्स, जे कैप डेल डेल वाई, के कैप डेल डेल जेड। ठीक है, जब ये तो सब तब लिखा जब अभी राशि फुलफिल नहीं है। राशि डिसाइड कहां है,
अगर मान लो मैं सदिश क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र में भौतिक राशि विभव की प्रवणता लूं, तो उससे क्या बोलोगे आप? उससे बोलोगे विभव की प्रवणता, अर्थात विभव प्रवणता। तो सब प्रवणता किसकी? विभव की। अतः अब लिखो, देखा, विभव की प्रवणता। अब सब जगह फिलिंग द ब्लैंक कर दो। ये जगह खाली थी पहले, यहां क्या लिख दो? ये विभव की प्रवणता। ये भी खाली था, आई कैप डेल वी डेल एक्स, ये फुल हो गया। जे कैप डेल वी डेल वाई एंड के कैप डेल वी डेल जेड, है ना? ये जो आप डेल फॉर्म में देख रहे हैं, इसको कहते हैं आंशिक अवकलन, है ना? आंशिक भी लिखा हो सकता है, अब मात्राओं का थोड़ा देर। आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है इसके, वो आपको समझा दिए जाएंगे, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो साहब दोबारा एक बार, सदिश क्षेत्र में अदिश राशि का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन अर्थात दूरी के सापेक्ष अवकलन उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाता है। यहां ब्लैंक छोड़ दी राशि, तो प्रवणता का मतलब अदिश राशि का दूरी के सापेक्ष अवकलन, ये लिख दिया। ये आंशिक अवकलन है, सब जगह राशि खाली छोड़ दी, ये तो केवल प्रवणता है ना। विभव की प्रवणता बताओ, तो मैंने विभव की प्रवणता में अब राशि फुलफिल कर दी। प्रवणता किसकी? विभव की। यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, यहां सब जगह भी लिख दिया, ये विभव की प्रवणता होगी। अब आप इस इक्वेशन की तरफ देखो, इसको मैं कुछ भी नाम देता हूं फिलहाल, देखना। अब आप यहां पे एक बात समझ गए होंगे, मैंने वो dx को तुरंत किसने हटाया? क्योंकि मैं dx को नहीं हटाता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यहां भी डेल एक्स आ रहा है, फिर वो भी dx होता, तो आपको दिशा में दिक्कत आ जाती, आपको समझने में दिक्कत आ जाती, तो वो हटाना अपने लिए जरूरी था। क्लियर? अब आ जाइए सब वापस अपन अपनी बात पे जाए। एक में एक्स से, तो समीकरण एक्स से ई बराबर माइनस डीवी डी आर आर के। अब ध्यान से देखो, माइनस डीवी डी आर आर के को क्या लिख दूं? ग्रेड वी लिख दूं, यानी ग्रेड वी, है ना? विभव की प्रवणता सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव। तो सब अपन ने जो चालू किया था ये टॉपिक, तो इसमें अपन ने यही कहा था कि यह अवकलन रूप है, और यही कहा था कि सिद्ध करो ई बराबर माइनस ए। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, वो डिफरेंशिएशन फॉर्म है। ये ई का समाकलन वी के बराबर है, वो वी का अवकलन ई के बराबर है, जो आपने यहां देख ही लिया। देखो, वी का अवकलन ई के बराबर है। तो सब आप सीधे सीधे यहां पर अगर देखते तो आप ये भी लिख सकते थे, बात तो वही है ना? लेकिन क्या होता है कि जब हम त्रिविम में बात करते हैं तो आर में एक्स भी छुपा होता है, आर में वाई भी छुपा होता है, और आर में जेड भी, जिसको एक्सपोज कर दिया मैंने। ये देखो, आर में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी, क्योंकि आपका बिंदु स्पेस में कहीं भी है तो उसका परिवर्तन तो तीनों अक्ष से लेना पड़ेगा। इसे यहां आर में तीनों अक्षें परिलक्षित नहीं होती, दिखाई नहीं देती, इससे फिर ये ग्रेडियंट को डिटेल में लिखते हैं। तो साहब अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो प्रवणता अदिश राशि का तीनों दिशाओं के सापेक्ष परिवर्तन दर्शाती है, तीनों दिशाओं के सापेक्ष या तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन दर्शाती है। अब आपका बिंदु तल पर ही है तो तीनों अक्ष की जरूरत ही कहां है, फिर दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी। आपका बिंदु अक्ष पर ही है तो फिर तो एक ही अक्ष की जरूरत पड़ेगी, फिर बाकी दो जीरो हो जाएंगे। तो आप काहे को टेंशन लेते हो? तो साहब ये रिलेशन अपन ने प्रूव कर दिया, ग्रेडियंट का मतलब समझा दिया, आंशिक अवकलज क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने आपको कह दिया कि नेक्स्ट लेक्चर जो अपन लेंगे उसमें न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेंगे। लेकिन यहां पर आकर विभव, विभवांतर,
के टॉपिक एंड हैं। अब टॉपिक खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्थिति ऊर्जा रहेगा, लेकिन उससे पहले विभव विभवांतर के संभावित न्यूमेरिकल का एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर लिया जाएगा, है ना। एक में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 1.5 लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट देख लेंगे अपन सिलेक्ट, है ना। तो बच्चों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।